नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। देश की संसद में पेगासस जासूसी कांड पर मचे हंगामे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जासूसी कांड के बहाने संसद की चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा और झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि यह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जहां संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही इस तरह के आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। संसद के इस सत्र में किसानों और कोरोना पर चर्चा होनी है, पर विपक्ष पूरी ताकत लगाकर इस सत्र को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। यह लोकतंत्र का अपमान भी है। दरअसल विपक्ष लगातार कथित जासूसी कांड को आधार बनाकर सरकार को घेर रहा है। चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती या कांग्रेस, ये तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश में हैं और इन्हीं विपक्षी दलों को आज सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री को सुनते हैं, उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। तो आज इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जासूसी कांड के बहाने सरकार को अस्थिर कौन करना चाहता है। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र राय, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। आस्था तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और विनय कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं, यहां पर सभा का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा पर। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए, एक सूबे का मुखिया अगर सामने आकर कोई बयान दे रहा तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि विपक्ष साजिश कर रहा है तो इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। क्या आधार हैं आपकी पार्टी के पास कि आप ये मानने को तैयार नहीं कि ये साजिश नहीं है, ये जानबूझकर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं? इस पर आपके पास क्या तथ्य हैं? पहले आप इसको स्पष्ट कीजिए, उसके बाद फिर हम विपक्ष के पास जाएंगे। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी तक अभी हमारी आवाज नहीं जा रही है। आशा जी, अब आपके पास आते हैं और ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से बार बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगा रहा है कि ये पूरी तरह से साजिश हो रही थी, जासूसी लगातार हो रही थी, यही बीजेपी चाहती है देश में, क्योंकि ये कंट्रोल करना चाहते हैं, तानाशाही रवैया, बहुत सारी इस समय बातें फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप में चल रही हैं। आपके पास ऐसे कौन से आधार हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष अब इस चीज पर घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का तो यही कहना है कि आपको एक दिन पहले ही याद क्यों आया? आपको मालूम था मानसून सत्र में विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चाएं होनी है, तो आप उससे वॉकआउट करने के लिए आप इसका सहारा ले रही हैं। देखिए आलोक जी, सबसे पहली बात कि योगी जी ने जैसे कहा कि विपक्ष साजिश कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ विपक्ष कैसे साजिश कर रहा है इस चीज को उठाने में। एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जहां पर आप किसी से जासूसी करवा रहे हैं, किसी की प्राइवेट बातें, किसी का प्राइवेसी को आप इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें विपक्ष कैसे साजिश कर रहा है? आप ये बताइए कि कोई पेगासस ये सॉफ्टवेयर जो है, साइंस सॉफ्टवेयर, ये विपक्ष के कहने पर तो काम कर नहीं रहा है। ये तो सिर्फ सरकारों के लिए या सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि सरकार इसमें दोषी है और ये डालना चाहती है विपक्ष के ऊपर कि विपक्ष पे आरोप लगा दे और जनता को भड़का ले वो लोग दूसरे अन्य मुद्दों से, तो इसके वजह से ये झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। तो इसमें आपके पास आधार क्या है कि मतलब ये कैसे पुष्टि हो गई कि नहीं इसमें जासूसी ही हो रही थी? क्योंकि तमाम ऐसे नेताओं ने जिनका नाम इसमें इस पूरी लिस्ट में था, तमाम पत्रकारों ने भी अब ये बात बोली है कि अगर भारत जासूसी नहीं करना है तो भारत फिर इसकी पता लगाए। मतलब उनके पास भी एक ठोस सबूत नहीं है ना कि भारत सरकार इसमें जासूसी करा रही है, तो बार बार फिर भारत सरकार को आगे अभी से ही क्यों किया जा रहा है? ठीक है, भारत सरकार अगर जासूसी नहीं करा रही है तो भारत सरकार को फिर चाहिए ना कि वो मानहानि का दावा ठोके।
कहे कि हम जासूसी नहीं करा रहे हैं, न्यायिक जांच बैठाए इसकी। भारत सरकार कब क्या करिए, भारत सरकार तो सिर्फ बस्ती दिखाई दे रही है ना, सिर्फ झूठे बयान दे करके लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार ऐसा तो नहीं कह रही कि हाँ हम नहीं इन्वॉल्व है तो हम इसके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएंगे। उन्हें उठाना चाहिए कदम, अगर वो नहीं इन्वॉल्व है वो आए सामने। और अगर ऐसी बात है कि बाहर के देश हमारे लिए साजिश कर रहे हैं, हमारे देश के अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी समर्थन देगी इस चीज में कि आप इसको डिफेंड कीजिए आकर के अपनी कंट्री को। ठीक है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और तमाम अब आपकी पार्टी के नेता अब इसी चीज पर सफाई देते हुए देखे जा सकते हैं कि हमने जासूसी नहीं कराई, ये पूरी तरह से विपक्ष की साजिश है ताकि संसद का जो मानसून सत्र है वो भेंट चढ़ जाए हंगामे की। क्या ये बात सही है, या जो विपक्ष बोल रहा है कि पेगासस के जरिए आप लगातार जासूसी करा रहे थे क्योंकि आपको डर है कहीं ना कहीं कि एक विरोध का माहौल ना तैयार होने पाए देश के अंदर, जो पत्रकार अपनी आवाज उठाना चाहते रहे वो अपनी आवाज उठाए, दोनों में से सच्चाई क्या है? देखिए, ये कांग्रेस की बहुत पुरानी रीति रही है, नीति रही है। आपको ध्यान होगा, अर्जुन सिंह जी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता होते थे, शायद ये नहीं जानती होंगी। वो उनकी जासूसी स्वयं उस समय की सरकार, कांग्रेस सरकार करा रही थी। तो ये इनकी अपनी पुरानी है, वो झूठ बोलना, ऐसी जासूसी करना कराना, वो उनके आदत में शुमार है। और हम सफाई नहीं दे रहे हैं, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है। और विपक्ष के जो कल के रवैये थे, आज जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में दलित वर्ग की भागीदारी हुई है, पिछड़े की भागीदारी हुई है, सर्व समाज की, तो वो जो एक वातावरण था उसको प्रदूषित करने का एक षड्यंत्र था। और आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी कल पूरी तरह से साफ कर चुके हैं। तो ये झूठ पर झूठ, और कई बार तो आपने देखा कि इनके झूठ के कोर्ट ने फटकार लगाई और उन्होंने माफी मांगा है राहुल गांधी जी ने कोर्ट में कि मैंने ऐसा गलत कह दिया। तो ये बार बार इनकी आदत हो गई है। देश की जनता जानती है कि देश का हित किसके हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस ने किस तरह से इस देश की व्यवस्था को चौपट किया है, इस देश के लोकतंत्र का हनन किया है, लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया है। तमाम ऐसी एजेंसियों को उन्होंने पाला पोषा है जिन्होंने देश विरोधी गतिविधियों में जिनकी भागीदारी रही है। बहुत सारे प्रमाण हैं, एनजीओ आज जो छटपटा रहे हैं, ये यहाँ से फायदा लेते हैं और देश विरोधी षड्यंत्र में शामिल रहते हैं। तो उनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो वो जब केमिकल छिड़का जाता है तो वो कीड़े मकोड़े तो बाहर आते ही है ना। नहीं तो आप यहाँ पर कीड़े मकोड़े, आप यहाँ पर किसको कहना चाहते हैं? कीड़ा मकोड़ा कौन है? नहीं, कीड़ा मकोड़ा में नहीं, कीड़ा मकोड़ा का एक स्वभाव है कि जब आप ये जो एनजीओ के नाम पर धंधा चलाने वाले लोग जो देश के लिए विरोधी काम करते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, कोई भी एक बात होती है, जब इख्लाक आते हैं तो तमाम ऐसी एजेंसियां सामने आ जाती हैं। और वही जब केरल में हिंदू मारे जाते हैं तो उनकी जुबान बंद हो जाती है। तो ये परिस्थितियां देश की जनता जानती है कि ऐसे दिन कितने दिन आप चलाएंगे कि आप झूठ पर झूठ और षड्यंत्र पर षड्यंत्र। जब संसद का पहला दिन चल रहा हो तो आपने बहुत एक रणनीतिक तरीके से कि संसद का माहौल खराब हो, संसद का वातावरण खराब हो और जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं देश उनके बारे में जान सके, इसका आपने एक नया रूपा छोड़ दिया। तो ये स्थिति है देश में। कांग्रेस को तो बार बार अपने झूठ पर उनको शर्म आनी चाहिए कि यह देश के सामने किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से रखते हैं। बहुत हो चुका। अब जनता जान गई है कि आपके झूठ के और छलावे में वो आने वाली नहीं है, आप चिल्लाते रहिए। यहाँ पर अब एक बहुत ही जरूरी प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ। देखिए, जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात बार बार कही जाती है, ये कहा जाता है कि सभी को बोलने की आज़ादी है, हम सब स्वतंत्र हैं, अपने विचार रख सकते हैं, राष्ट्रहित में हम बात कर सकते हैं, लेकिन उसी आर्टिकल में 19 में यह भी लिखा गया है कि कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जा सकती जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करे या उसकी कीमत राष्ट्रीय सुरक्षा हो जाए। अगर आपको ये बार बार दिख रहा है कि विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है, विपक्ष बार बार यहां पर साजिशें कर रहा है, भारत को बदनाम कर रहा है, तो आप एक बार जांच कराइए ना फिर किसी मुद्दे की, और आप डाल दीजिए सलाखों के पीछे जो इस तरह का यहां पर साजिश हंसता है। बार बार देश का नाम फिर आप खराब क्यों होने देते हैं? देखिए, वो जहाँ कार्रवाई होनी होती है, एजेंसियां लगी हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी देश विरोधी या किसी भी, हम लोकतंत्र की मर्यादा रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। विपक्ष का भी
जो विपक्ष की भूमिका है उसको सहज हृदय से स्वीकारते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन और ऐसी जहां होगी एजेंसी, मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां भी ऐसी एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हैं। अगर काम न करती तो आज उत्तर प्रदेश में अभी एटीएस ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बेनकाब किया है, वो किस तरह की साजिश कर रहे थे। तो एजेंसियां काम करती हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है और इसलिए बीच बीच में जो भी ऐसी ताकतें हैं हम उनको बख्शने वाले नहीं है। हमारी नीतियां हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं, हम विपक्ष को फिर सलाह देते हैं, बार बार सलाह देते हैं कि विपक्ष अपने विपक्ष की भूमिका एक उसको अवसर है। भारतीय जनता पार्टी भी विपक्ष में थी, अटल जी भी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने क्या मर्यादा विपक्ष की निभाई, ये एक नजीर एक उदाहरण देश के सामने है। तो इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए कि विपक्ष का काम, मतलब धर्मेंद्र जी आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो भी बातें विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं वो या तो संसद के मानसून सत्र को ना चलने देने के लिए है, या जो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव, तो उसके चलते ये सब कुछ विपक्ष कर रहा है। जी देखिए, कांग्रेस के हाथ में उत्तर प्रदेश में तो कुछ आने वाला नहीं है। सब खेल वो कर चुके हैं, सबसे अलग अलग दोस्ती कर चुके हैं, न उनकी कोई नीतियां रह गई, न उनके कोई कार्यक्रम रह गए, न उनके कोई सिद्धांत रह गए हैं। अब उसी राजनीति पर कभी कभी प्रियंका जी आती हैं यहाँ पर्यटन करने, राजनीतिक पर्यटन करने, फिर वो माहौल बना के चली जाती हैं। तो उससे कांग्रेस को यहाँ उत्तर प्रदेश में हम नहीं समझते कोई भूमिका बची है। अभी अगर वो केंद्र में अपने विपक्ष की कम से कम भूमिका तो निभाते, संसद में आप खिलवाड़ करते हैं, आंखें मारते हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता है भाई, आप जनता आपको देखती है, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप एक गंभीर राजनीति के तो बनिए, एक गंभीर पार्टी के राजनेता तो बनिए। तो आप यही पहले दिन है, आप रखते, आपको अगर कोई प्रमाण है तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करिए, आप सभी लोग उसका जवाब देंगे। लेकिन संसद में आपने खिलवाड़, आज पहले दिन संसद का सत्र चल रहा है, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। संसद एक पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का, और उसमें किस तरह की बातें की जाती हैं, तो ये जनता के सामने जाती हैं। एक एक चीज अब वो जमाना नहीं है। आप मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीजें गांव में पहुंचती हैं, छोटे कस्बों में पहुंचती हैं, तो इनके बारे में, विपक्ष के बारे में क्या प्रक्रिया जानने का प्रयास तो करें। ठीक है, विनय जी के पास हम एक बार चलते हैं। विनय जी, जिस तरह से इनका विश्लेषण तो ये कहता है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसके बाद जब सत्र आहूत होता, वहां पर उनका परिचय कराया जाता, ये बात सामने आती कि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे पिछड़े वर्ग के नेता आए हैं जिनको कैबिनेट में जगह दी गई। इसके चलते विपक्ष घबरा गया है और जानबूझकर मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। इस आरोप में ज्यादा सच्चाई है, या जो आरोप आपकी तरफ से लगाया गया है कि जनता की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, पत्रकारों को ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा और जानबूझकर जांच के नाम पर सभी को धमका के रखने की कोशिश है? दोनों आरोपों में से आपको क्या लगता है, सही क्या है? आलोक जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, यह जो जासूसी कांड जो सामने आया है, अगर इसको बड़ा सीरियस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और यह देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें हकीकत है क्या, क्योंकि यह कहीं न कहीं बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार बंधु, नेता, ये सारे लोग, अगर ऐसा हुआ है, ये सारे लोगों के निजता का, कहीं न कहीं अधिकारों का हनन हुआ है। अगर ऐसा हुआ है, अभी इनके पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि ये जो ऐप्स है ये कॉमर्शियल ऐप्स है। अगर ये कॉमर्शियल ऐप है तो कॉमर्शियल ऐप को इस तरीके से करने का अधिकार किसने दिया? अगर 300 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है उस ऐप के मालिक को, तो ये किसने दिया है? अगर सरकार को ये नहीं पता है कि ये किसने दिया है, तो ये भी बहुत गलत बात है कि सरकार को पता नहीं है कि इस तरह के कार्य भारत के अंदर कोई विदेशी कंपनियां कर रही हैं या विपक्ष ही कर रहा है। यह सरकार को पता होना चाहिए, लेकिन सरकार इससे एकदम डिनाई करती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है नहीं तो आप ये बताइए कि एक से एक बुद्धिजीवी, भाजपा में भी कुछ मंत्री हुए, उनके फोन को टेप किया गया, सबके। आखिर अमित शाह जी के फोन को क्यों नहीं टेप किया गया? अगर सरकार इसमें शामिल नहीं है, हुआ है या नहीं हुआ, इस पर तो अभी तक कोई बात सामने आई नहीं ना। नहीं, अगर देखिए,
तो इसको स्पष्ट करना चाहिए ना। हाँ। इसकी जांच करके इसको नहीं, स्पष्ट अभी तक करना ये चाहिए। चीज तो सामने आई ही नहीं। सिर्फ एक देखिए यहीं पर देखिए सुनिए तो मेरी एक छोटी सी बात है यहाँ पर। छोटी सी बात ये है कि जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ लिस्ट है, वो उसमें कोई डेटा नहीं है। उसमें ये स्पष्ट नहीं है अभी कि फोन टेप हुआ है नहीं हुआ है, किसका हो रहा था किसका नहीं हो रहा था। अभी ये जांच का विषय है, क्योंकि तमाम पत्रकार भी यही तो मांग इस समय हो रही है कि अगर भारत सरकार नहीं करा रही तो फिर कौन करा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये बात कहां से आ गई कि अमित शाह का टेप हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, हम ये आलोक जी मेरी बात आप सुने नहीं। हाँ, मैंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे अगर सरकार करा रही है, अगर सरकार नहीं करा रही है तो कौन करा रहा है, यह पता करने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कहीं न कहीं सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है यह पता होना चाहिए। अगर पता है तो ये बहुत ही गलत बात है। सरकार को तत्काल, अगर सरकार के द्वारा इसकी अतिरिक्त घिनौना कृत्य किया गया तो भारतीय जनता पार्टी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए। अगर नहीं कराया है तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कराया। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र राय जी कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है ऐसे स्वच्छ राजनीति की शुरुआत की, आज विपक्ष हित राजनीति की। धर्मेंद्र जी, अटल जी ने जब विपक्ष की भूमिका निभाई थी ना स्वच्छता के साथ, तो उस समय यूपीए की सरकार ने भी उतनी स्वच्छता के साथ उसी तरीके से वह भूमिका निभाई थी। किसी के अधिकारों का हनन तब यूपीए सरकार ने नहीं किया था। किसी के बात को दबाने का काम तो यूपीए सरकार ने नहीं किया था। सबको बोलने का अधिकार था, सबको कहने का अधिकार था, सबको सरकार के खिलाफ अगर उनकी जो गलतियां हैं या रही हैं मीडिया के माध्यम से या जिनके भी माध्यम से लोग अपनी बात को एक मंच पे आकर के कहते थे। लेकिन आज की स्थिति जो है यह सरकार सबको डरा करके अपने जितने भी संस्थान है, सरकारी संस्थान, सीबीआई और ये जितनी भी इनसे डरा करके सबको दबाना चाहती है। लेकिन वह समय अब समाप्त हो गया। सबका एक समय होता है। अब वह भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य को यह भारत देश की जनता जान चुकी है, क्योंकि जिस तरीके का कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, कभी सेना के नाम से, कभी सेना के अस्तित्व से खिलवाड़, कभी वैज्ञानिकों के शौर्य से खिलवाड़, तो इनका इस तरह का खिलवाड़ चलता रहा। यह बात पूरे देश की जनता जान गई है। यह जवाब देने के लिए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तैयार है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का जरूरी पॉइंट है। मैं इसी प्रश्न के साथ मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने खुद ही अंत में नाम ले दिया कि 2022 है। विपिन जी, अब आपके पास आएंगे। दो तरह के आरोप हैं, एक सत्ता पक्ष पर लगा है और एक विपक्ष पर लगा है। दोनों में से आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे किसको ऊपर मानते हैं और आपको क्या लगता है कि किस बात पर ज्यादा गंभीरता है? सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चित बात है राइट टू प्राइवेसी की जब बात करते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं, उसको एक फंडामेंटल राइट घोषित करा हुआ है। और अलग अलग अनुच्छेदों की बात करें आप 14, 19, 21, लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर हम पहले ही निष्कर्ष पे निकल गए कि यहाँ पर जासूसी कांड हो गया है, सरकार जासूसी कर रही है। ये कैसे, ये तो निराधार होगा बात। आप एकाएक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। और सबसे अहम बात कि टाइमिंग देखिए आप कि एक तरफ मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, हुआ कल, और उसके साथ साथ आपके साथ साथ बिल्कुल जैसे चोली दामन का साथ हो वैसे यहाँ पर ये जासूसी कांड उभर के आ रहा है। और यहाँ पर, और ये देखिए ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर अक्सर सरकारों पे ये इल्जाम आरोप लगते आए हैं। तो ये कहना कि ये पहली बार ऐसा हुआ है तो ये सरासर गलत होगा। और देखिए यहाँ पर तो रिवायत रही है कि यहाँ पर जो आज आरोप लगा रहे हैं तो वो उनको भी गिरफ्तार में झांकने की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को लेकर क्या बोला था, इनकी बात पूरी हो जाए। पहले अब सुन लीजिए, मैंने सबको सुना, मेरे पास आए तो मैं इनको ये बाकी वक्ताओं को बोलूंगा जरा थोड़ा धैर्य रखें। बिल्कुल बोलिए। देखिए ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी करी थी सीबीआई को लेकर। उन्होंने बोला था सीबीआई को लेकर कि यहाँ पर ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है और जिसका खौफ दिखा के, देखिए कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, कोई उसका खौफ दिखाया जाता था और फिर समर्थन जुटाया जाता था। ये भी जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। यहाँ पर हम लोग जान के अनजान बने तो ये सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये जो है कि पेगासस स्पाईवेयर की जो बात चल रही है, उसके बाद इजरायली कंपनी एनएसओ ने कैसे उसका खंडन करा। उसने बोला यहाँ पर टाइमिंग
टाइमिंग सबसे ज्यादा अहमियत रखती है कि टाइमिंग आप देखिए मानसून जब प्रधानमंत्री एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार प्रधानमंत्री मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है या वो सार्थक चर्चा नहीं चाहते, प्रधानमंत्री ने तो अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। मैं तो प्रवक्ता नहीं हूं सरकार का, लेकिन जो सामने तस्वीरें आई या जो सार्वजनिक हुआ कि जहां पर जब सरकार की तरफ से उनका रुख उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, वो बोलते हैं हम चर्चा के लिए तैयार है, तीखे सवाल हमसे पूछे जाए, जो सरकार विपक्ष घेरना चाहे हमारे को पूछे कोरोना को लेकर कई मुद्दों पे, क्योंकि देखिए बेशुमार है मुद्दे यहाँ पर। अगर विपक्ष बशर्ते चाहे कि यहाँ पर सरकार की खामियां उजागर करे तो उनके पास मुद्दे काफी हैं। जब आप चर्चा में कुछ राजनीतिक दल अगर बहिष्कार करते हैं या विपिन जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद मैं आपके पास सीधे आऊंगा और ये समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि आखिर देश में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आरोप प्रत्यारोप से नुकसान किसका हो रहा है, जनता का, देश का, सत्ता पक्ष का या विपक्ष का। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र राय प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, आस्था तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस हैं, साथ ही विनय कुमार सिंह प्रवक्ता सपा हैं और विपिन शर्मा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो विपिन जी, आप अपनी पहले बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद विनय जी मैं आपके पास आऊंगा। चला है कि यहाँ पर मैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने का, और यहाँ पर अमित शाह की बात करें, सरकार की बात करें कि सरकार के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी बात बिल्कुल साफ करी कि ये एक एजेंडा एक चलाया जा रहा है, एक फॉल्स नैरेटिव का प्रचार हो रहा है, दुष्प्रचार हो रहा है हिंदुस्तान को लेकर। आप एक तरफ जो इससे क्या होगा है कि जो हिंदुस्तान की विकास की गति है, जो अब रफ्तार पकड़ना चाहती है, वो फिर उसमें आप स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज समझनी है कि पहले भी आपने देखा, पहले बोला ये हिंदुस्तान नहीं है, रिपिस्तान बन गया है और लिंचिस्तान बन गया है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तरफ आप विदेशी निवेश की बात करते हैं, इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं और फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने की बात करते हैं। एक तरफ सरकार का प्रयास रहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हम संदेश दें, ईज ऑफ लिविंग की बात करें कि हमने कैसे एक हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, उसके बाद यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम है। लेकिन ये समझना पड़ेगा टाइमिंग, मैंने टाइमिंग की बात करी, उसी को बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के दौरे पे आ रहे थे, वहां पर भी हमने देखा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 वार्ताकार नियुक्त कर दिए गए थे शाहीन बाग आंदोलनकर्ताओं के साथ एक संवाद की प्रक्रिया जो शुरू करी, तो वहां पर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जब आपने देखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली जल पड़ा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाके दंगे फसाद हुए, जाफराबाद पहले मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा, उसके बाद हमने सब देखा, किसी से छुपा नहीं है यहाँ पर टाइमिंग। वहां पर भी क्योंकि सबको पता था कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हिंदुस्तान की धरती पे आ गए हैं और वहां पर सबकी मीडिया की नजरें होंगी। तो वहां पर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी जब एक वार्ता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है शाहीन बाग आंदोलनकर्ताओं के साथ, तो ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी? ये आप देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष को मजबूत, विपक्ष सरकार की खामियां उजागर करे, राइट टू डिसेंट से सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो तैयार है। आपके प्रधानमंत्री को तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री को 2014 से लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जहां पर देश की छवि की प्रतिष्ठा का सवाल उठता है, पैदा होता है, वहां पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी कम से कम ये बात समझनी पड़ेगी, एक रेखा खींचनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये जो बात बोली जा रही है कि सेंसेशनलिज्म की बात करी जा रही है कि देखिए सरकार जासूसी में लगी हुई है इतने लोगों के, तो यहाँ पर तथ्यों पे बात होनी चाहिए कि उसका आधार क्या है। पहले ही मामले के निष्कर्ष पे ठीक है, विपक्ष अगर इसको मुद्दा बनाना चाहता है वो उनकी मर्जी है, वो उनका हक है, अधिकार है। और राइट टू प्राइवेसी भी जैसे मैंने बोला कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बिल्कुल बोल रखा है कि वो फंडामेंटल राइट है, सबका अधिकार है, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी निराधार कोई नहीं हम बोल सकते कि पहले ही निष्कर्ष निकाल दें। उसका क्या उसका देखिए नुकसान किसको होगा? हमारे देश को होगा। हमने कोरोना काल से देश को उभारना है। एक तरफ जब 2 बिल कल पेश करने थे, ये देखिए टाइमिंग की बात है, एक तरफ जब 2 बिल पेश करने थे आपने संसद में, वो भी नहीं हो पाया, हल्ला गुल्ला मचता रहा। उसके बाद आप प्रधानमंत्री ने साफ पहले ही बोल दिया था, उसके एक दिन पहले रविवार को जाके जब 40 नेताओं के साथ बात करी जो 33 अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं वहां पर, तो उसके पहले भी देखा पार्लियामेंट एनेक्सी में जाके जब प्रधानमंत्री ने बात करी कोरोना को लेकर, तो वहां पर भी ऐतराज जताया विपक्ष ने। वो बात समझ आती है फिर भी कि विपक्ष ने बोला कि आप दो लोकसभा में आके, राज्यसभा में आके आपने क्यों नहीं बात करी, या सेंट्रल हॉल में आके आपने क्यों नहीं बात करी, बात समझ आती है। लेकिन बस एक बात बोलना चाहूंगा कि आप टाइमिंग देखिए, कई चीजों की टाइमिंग
जो है वो काफी जो है ठीक है, टाइमिंग के चलते मतलब यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है। नेताओं के साथ, ठीक, सरकार के नेताओं के साथ जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, हाँ, टाइमिंग देखिए, वहां पर जो ड्रोन अटैक्स होते हैं जम्मू एयरबेस पे, तो ये हाँ, सारी बातें तार कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, तो जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं। तो यहाँ पर जी, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कुछ फॉरेन, कुछ विदेशी ताकतें जो हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने पे लगी है। और इसमें देखिए आप, मैं चीन का भी नाम लेना चाहूंगा, बिल्कुल लेना चाहूंगा, क्योंकि चीन दुश्मन नंबर 1 है हमारा। ठीक, और विनय जी जी अभी तक जो बोल रहे थे, इन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम सरकारी प्रवक्ता नहीं हैं। हमें मालूम है कि आप अभी सरकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। अभी आप प्रयास में लगे, आपके विचारधारा जो है यह बताते हैं कि कहीं न कहीं आप प्रयास में लगे हुए हैं सरकारी प्रवक्ता बनने के लिए। आप प्रवक्ता हैं नहीं। आपको कम से कम ये समझना चाहिए कि आज उनकी बारी है, कल आपकी भी बारी है। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ व्यक्तिगत मत हुई है, ये आपके लिए आपको शोभा नहीं देता। आप ये ना बताइए, आप हमें ये बताने का विपिन जी प्रयास न कीजिए, तो आप भी दूसरे प्रवक्ता बनने का प्रयास मत कीजिए। इतनी चाटुकारिता भी सरकार की ठीक नहीं है। एक निष्पक्ष पत्रकारिता के तरह से कम अपनी बात को रखा कीजिए। हमारी बात को सुनिए, आपकी बात मैंने सुना। आप क्या कमियां उजागर करेंगे? आप सरकार की कमी, आपके अंदर दम है कि आप सरकार की कमियां उजागर करेंगे? आप बताते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा पे हम शांत रहे, राष्ट्र की सुरक्षा का जब सवाल आता है तो हम शांत रहे। ये नहीं हो सकता। यह देश विरोधी गतिविधियां ऐसा कर सकती है नहीं। ये देश विरोधी गतिविधियां जहाँ पे चलती होंगी यही इस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जब राष्ट्र की सुरक्षा पे कोई बात आए तो हम बिना पेगासस के आपने हमला बोल दिया। बिल्कुल हमें प्रखर करना होगा। और जिस तरीके से हमने ये नहीं कहा कि भारत सरकार ने ये किया, हमने ये कहा है, बार बार मैं कह रहा हूं, सरकार को ये पता करना चाहिए कि किसने किया है। अगर 300 करोड़ रुपया किसी ने दिया है तो किसने दिया है, कहां से आया? अगर विपक्ष ने दिया है तो किसने दिया है, उसका भी पता लगा। अगर विदेशी कंपनियों ने दिया है तो कैसे दिया, इसका पता सरकार को होना चाहिए। अगर नहीं होती है तो कहीं न कहीं इंटेलिजेंस से लेकर के सरकार पूरी तरह से विफल है और हमारा देश इस सरकार के हाथ में सुरक्षित नहीं है। हम इस चीज को अवश्य कहेंगे, बार बार कहेंगे, और ये हमारे बोलने का अधिकार है, हमारे बोलने का अधिकार। और धर्मेंद्र जी, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ये समझाएं पूरे देश को कि देश एक सुरक्षित सरकार के हाथों में है या नहीं है, क्योंकि लगातार विपक्ष का प्रश्न यही है कि अगर जासूसी पीठ छिपे चोरी छुपे भी हो रही है तो भी प्रश्न खड़ा है, और अगर सरकार करवा रही है तब भी यहां पर प्रश्न खड़ा है। अगर सरकार को यही नहीं पता है कि जासूसी कौन करवा रहा है तब भी गंभीर संकट है, और अगर सरकार खुद करवा रही है तब तो संकट है ही। मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए आलोक जी, एक मिनट, क्योंकि बात बोली थी, मैं उस पास एक बात मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा बस। अभी हमारे जो पूर्ववक्ता, उनके एक विचार थे, उनको ये बोलने नहीं देना चाहते। उनके विचार थे, वो कह रहे हैं कि सरकार के प्रवक्ता है, प्रवक्ता बनने के प्रयास में है। कि भाई आप, देश की जनता अगर सरकार के नीतियों से प्रसन्न है, वो प्रवक्ता बन के बोलना चाहती है, विद्वान बोलना चाहते हैं, यहाँ के विशेषज्ञ बोलना चाहते हैं, तभी आपको एतराज होता है। आप चाहते हैं कि केवल सरकार की आलोचना करने वाले सामने आए। तो पूरी देश सरकार के प्रशंसक बहुत सारे लोग हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आते हैं बोलने, तो इन लोग को एतराज होता है। तब कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हनन होता है। जब स्वतः अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हनन करना चाहते हैं तो उस समय इनको ये कहानी मत बताइए। बात यह है, देखिए आपने अभी जो पूर्ववक्ता को जिस तरह से दलित किया, ये मर्यादा नहीं है। आप इसी तरह से संसद में कोई बोलना चाहता है तो आप झूठ पर झूठ, आप तो राम मंदिर के इतिहास का प्रमाण मांगते हैं, आप गलवान घाटी में प्रमाण मांगते हैं। वो चंद्रशेखर जी की सरकार थी, संग गिराई गई। आपको याद है, ध्यान है, राजीव गांधी जी के सामने पास जो है 2 सिपाही पहुंच गए थे और उनको लगा कि मेरी जासूसी हो रही है और उन्होंने सरकार गिरा दी इस बात पर। तो कांग्रेस हमेशा से शक में, शंकाओं के बीच में उनके डर समाया रहता है। वो कहाँ वो सच्चाई जानना चाहेंगे। तो ये एक षड्यंत्र है। जब भी देश आज एक मजबूत हाथों में है, पूरी दुनिया, ये देश के लोग नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि आज भारत
किन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के हाथों में कितनी सुरक्षित है, उसको बार बार नहीं दोहराया जा सकता। ये पुलवामा हो, आज कश्मीर हो, आज चाहे सीमा हो, चाइना की सीमा हो, चाहे देश की और बाकी विषय हो, आज सारा देश भरोसा करता है 2014 में, उसके बाद 19 में, और उत्तर प्रदेश भी किसी देश के भरोसे पर, देश के नेतृत्व पर, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के भरोसे पर अपनी मुहर लगाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, जिनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश होगा, ये जो झूठ पर झूठ बोलते हैं, ये जो बेसमय षड्यंत्र करके एक वक्त की शहनाई बजाते हैं, बेवक्त की शहनाई बजा करके ये माहौल खराब करना चाहते हैं, तो ये जनता जानती है। और जनता के नुमाइंदे जो पढ़े लिखे निष्पक्ष लोग हैं, जो तटस्थ लोग हैं, वो सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जाऊंगा मैं आपका सामने एक बार भी आस्था जी के साथ वो पक्ष रखेंगे। ठीक है आस्था जी, जिस तरह से धर्मेंद्र जी यहाँ पर भरोसा दिला रहे हैं, आस्था जी जिस तरह से यहाँ पर धर्मेंद्र जी भरोसा बार बार दिला रहे हैं कि देश सुरक्षित स्थानों पे है, आपको आखिर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है कि देश सुरक्षित स्थान, जो सुरक्षित हाथ है उन पर है, आपको बार बार शक क्यों होता है? देखिए, देश सुरक्षित हाथों में कैसे है, आप मुझे ये बताइए। आपके भी पत्रकार होने का आरोप लगा है। धर्मेंद्र जी प्लीज थोड़ी देर बोल लेने दीजिए, आप बोल रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया इस बार। देश सुरक्षित हाथों में कैसे है जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान महिला की साड़ी खींच ली जाती है? देश सुरक्षित हाथों में कैसे है, आप ये बताइए, जहां इनके ही पार्टी के पूर्वज आजादी के आंदोलन में जिन पर जो है अंग्रेजों के लिए जासूसी करने का आरोप है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, ये सिर्फ बहलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बोलती है और लगातार बोलती है ताकि एक परसेप्शन क्रिएट हो जाए कि देश सुरक्षित हाथों में है, मगर ये एक्चुअल में करने के लिए। आज विकास का काम हो रहा है, आज सुशासन का काम हो रहा है, आज महिलाओं के सम्मान का इससे बड़ा काम क्या होगा कि आप बनारस में जाइए, इसके बाद आपके पास जहाँ एक माइनॉरिटी की बहनें, धर्मेंद्र जी बोलने दीजिए, धर्मेंद्र जी उनकी बात आने दीजिए, उनकी बात आने दीजिए। खून बरसाती हैं, इससे बड़ा महिलाओं के सम्मान का क्या बचेगा आपको? आप आइए। देखिए, ये जनता हमको, आपको, सभी को जनता के बीच में जाना है। जनता म्यूट कीजिए, सुधार करती है, इसको स्वीकार करती है, और आपको विपक्ष की भी सहानुभूति रखने से गए। आप जो विपक्ष के प्रति एक खंडित भारत देश की परिकल्पना करने वाले लोग इस तरह की बातें न करें, देशद्रोही विचारधारा रखने वाले लोग इस तरह की बातें न करें। हो रहे हैं देश को खिलौना पर मत जाइए ना, बनाने वाले लोग, फिर वो आपकी समाजवाद की विचारधारा पर आ जाएंगे, वो फिर कांग्रेस की विचारधारा पर चले जाएंगे, बहस का मुद्दा ही चेंज हो जाएगा। विचारधारा पर बहस नहीं है ना, आज राष्ट्रीय सुरक्षा पर है ना। धर्मेंद्र जी एक सेकंड, धर्मेंद्र जी एक सेकंड, धर्मेंद्र जी एक सेकंड, धर्मेंद्र जी एक सेकंड, धर्मेंद्र जी बोलने दीजिए पहले को, आस्था जी को बोलने दीजिए। आस्था जी बोलिए, पहले आप बोलिए। ये चीज कह रही हूँ कि अगर धर्मेंद्र जी बार बार इंटरप्ट करेंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को वो बार बार विचारधारा की लड़ाई पर लेकर के आएंगे, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इनके ही पूर्वज थे जो अंग्रेजों के लिए जासूसी करते थे। ठीक है, और दूसरी चीज, जब विकास दर की ये बात कर रहे हैं तो विकास दर -7.3 पर जा पहुंची है। आज क्यों नहीं ये लोग बोलते हैं, यूपीए सरकार के समय पर तो ये लोग बहुत ज्यादा बोलते थे कि ये जीडीपी गिर रही है, जबकि इनसे तो लाख गुना बेहतर जीडीपी कब थी। ठीक सवाल है इन पर, मगर ये लोग तो प्रवेश करने के लिए सिर्फ विपक्ष पर डाल देते हैं चीजों को और अपने आप को बचाने की कोशिश। इसमें सरकार दोषी नहीं है तो सरकार को न्यायिक कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग दोषी है वो पकड़े जाए। आपने बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट आपने पकड़ा, आपने बहुत ही सटीक आपने बिंदु बोला। आस्था जी बहुत ही सटीक बिंदु आपने बोला कि सरकार को न्याय की तरफ बढ़ना चाहिए। अब एक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि देखिए, दो समितियां हैं हमारे पार्लियामेंट के पास, एक लोक लेखा समिति है जिसको हम पीएससी बोलते हैं, और एक संयुक्त संसदीय समिति होती है जो कि जेपीसी कही जाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के हिसाब से अगर इस तरह का कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का विमर्श आता है तो राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद मिलकर आवेदन कर सकते हैं संसद में, लोकसभा अध्यक्ष के सामने या राज्यसभा के सभापति के सामने कि हम इस पर जांच चाहते हैं। आप जांच की आप बात करना नहीं चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ आप जाते हैं, हंगामा करते हैं, वॉकआउट करते हैं, तो क्या आप न्याय चाहते हैं या आप सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही चाहते हैं?
बेसिक है। इसी देश में ही प्रोटेस्ट करने का भी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी प्रावधान है, ये भी आपको पता होगा ना? बिल्कुल है, सबको है। और हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार का अगर कोई भी गलत चीज सामने आएगा तो हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन मानसून सत्र शुरू हुआ है, क्या वॉकआउट करने से चीजें सुलझ जाएंगी? वो तो सड़कों पर भी हो सकता है ना प्रदर्शन। जब इन्हें कोई और बिल पेश करना होता है तब तो ये सारा अपने सहमति से कर लेते हैं, अगर कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल सदन में हो या ना हो, तो आज इन्हें क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल है, प्रदर्शन करने की जरूरत है, लेकिन क्या प्रदर्शन की जगह सिर्फ और सिर्फ संसद रह गई है? सड़कें तो है ना उसके लिए आपके पास। आप बहुत बड़ी पार्टी हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी आपके पास एक तरह से आप थाती हैं, आप जानते हैं कि कैसे शासन चलाया जाता है, ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करते हैं, सब कुछ आप जानते हैं। ठीक है, सब कुछ हम लोग जानते हैं, इसी के लिए हम लोग देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मॉनसून सत्र में जो प्रदर्शन हो रहा है उसका भी समर्थन कर रहे हैं, और सड़कों पर भी प्रदर्शन होगा जब तक सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती। तो जेपीसी की आप फिर यहाँ पर मांग करेंगी कि वो ये करना चाहती है या नहीं करती? तो जेपीसी की आप फिर यहाँ पर मांग करेंगी? बिल्कुल, ताकि जांच हो और कम से कम सामने तो आए ना कि आखिर साजिश की किसने। बिल्कुल, ठीक है। विपिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं देखिए बोलना चाहूंगा, पहली बात तो जेपीसी की जो बात चल रही है, तो जेपीसी की तो मांग कर दी है, तो वो ये बोले कि वो करेंगे, तो वो पहले ही से ही ये अभी जो है आवाजें उठने लग गई हैं और विपक्ष ने मांग कर दी है जेपीसी की, तो वो बिल्कुल ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर मैं दो चंद बड़ी अहम बातें बोलना चाहता हूँ कि जैसे विनय जी ने बोला, बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, उन्होंने जब ये बात बोली, देखिए व्यक्तिगत तौर पे वो आए मेरे पे, तो मेरे को उसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं किसी का प्रवक्ता हूं तो मैं एक आम आदमी का प्रवक्ता हूं, मुझे किसी से प्रमाण पत्र या किसी से आके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर जब मैं भाजपा की सरकार की खामियां, मैं पहले सुन लीजिए, खामियां जब उजागर करता हूं, वहां पर बोला जाता है कि आप दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, उनका प्रवक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो खैर देखिए, ये बात तय है कि पत्रकारों पे ही आप सवाल निशान लगा दें, तो ये भी कहाँ की समझ है। बहरहाल मुद्दा ये है कि यहाँ पर एक तरफ जब विपक्ष बात करती है कि जो अभी विनय जी ने बोला कि यहाँ पर सरकार को ये जांच करानी चाहिए कि ये अगर किसी विदेशी ताकतों के तहत हुआ है, यहाँ पर उन्होंने ये ऐसे जासूसी कराई है, वो बात समझ आती है। लेकिन जो विपक्ष इस समय हमला बोल रहा है सरकार पे, तो जो संदेश एक आम आदमी को, एवरेज आईक्यू के आदमी को भी एक मिलेगा, इंसान को मिलेगा, तो वो ये मिलेगा कि विपक्ष ये कहना चाह रही है कि यहाँ पर सरकार जासूसी करा रही है। दोनों बातों में बहुत फर्क है। विदेशी ताकतें करा रही है जिसकी सरकार को एक बात ये हो सकती है कि यहाँ पर सरकार को जानकारी नहीं है, वो बिल्कुल निश्चित बात है, तो वो सरकार की गलती है, सरकार को जवाबदेही बनती है सरकार की, कि अगर सरकार की जानकारी के बिना यहाँ पर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है कि जहाँ पर जो जासूसी हो रही है वहां पर, और तो वो तो बहुत गंभीर मुद्दा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष संदेश देना चाह रहा है कि यहाँ पर सरकार जासूसी करा रही है, दोनों बातों में बहुत फर्क है। बहरहाल अभी हमारे को समझना पड़ेगा कि जो सरकार, विपक्ष के पास बहुत से मुद्दे थे यहाँ पर, बशर्ते कि वो तैयार हो कि यहाँ पर मानसून सत्र में सरकार को घेरे, कि आप अगर सीमित कर दें, सिर्फ बोले बहिष्कार कर दें या शोरगुली मचता रहेगा, उससे कैसे समाधान निकलेगा? एक आम आदमी की अपेक्षा क्या है? क्योंकि आलोक जी, आपने चर्चा की शुरुआत में पूछा कि आम आदमी कहाँ जाएगा, आम आदमी की अपेक्षा क्या है अगर यही शोरगुल चलता रहा? आम आदमी की अपेक्षा यह है कि यहाँ पर आप बिल भी इंट्रोड्यूस करें और जो अधूरे काम रह गए उसको पूरा करा जाए। यहाँ पर शोरगुल ही मचता रहेगा सत्ता पक्ष और विपक्ष में, तो उससे किसका नुकसान है? एक आम आदमी का नुकसान है जिसने अपना भरोसा जताया इन सब नेताओं पर, राजनीतिक दलों पर, और इनको संसद भेजा। तो यहाँ पर जब अंत में निष्कर्ष कुछ निकलेगा नहीं और जो प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं होगी, तो उसमें नुकसान तो एक आम आदमी को होगा। ये समझना पड़ेगा कि आप चर्चा करें, सार्थक चर्चा करें, सरकार को पूरी तरह से घेरें। आप तेल के दामों में, पेट्रोल डीजल में जो आग लगी हुई है उसमें आप घेरें। किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, वो भी सरकार की नाकामी है यहाँ पर। तो उसमें विपक्ष को पूरा हक बनता है कि देश का अन्नदाता अगर आंदोलन में बैठा है इतने दिनों से, तो क्या कारण है? कोरोना को लेकर पूछें। लेकिन यहाँ पर विपक्ष को भी अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी। पहले आपने देखा कि कुछ नेताओं ने बोला हम टीका नहीं लगवाएंगे। अरे भाई, भाजपा के दफ्तर में टीका बनाए ये तो उनमें एक तरफ आप बात करते हैं, दुहाई देते हैं महान वैज्ञानिकों की, हम उनको नमन करते हैं, तो ये तो उनका अपमान है कि जब आप खुद बोलेंगे टीका नहीं लगवाना। तो ये तो भाजपा ने लोग कोई श्रेय लिया भी नहीं इस बात का, ये टीका तो महान वैज्ञानिकों ने बनाया। तो ये चीज समझनी है कि देश को अगर आपने उभारना है, और सही मायने में हम लोग अगर हमने संकल्प ले रखा है कि हमने देश को आगे ले जाना है, हम अपने जिनके हम जनप्रतिनिधि हैं उनका उद्धार करना है, तो वहां पर जब तक चर्चा नहीं होगी संसद में, तो काम नहीं बनने वाला। विनय जी,
विपिन जी, मेरे कहने का आशय क्या था, आप उसको गलत तरीके से ले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नहीं, देखिए मैं अवश्य कहूंगा, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जिसकी आस्था, जिसकी धड़कन भारत माता है। अगर उनसे कहीं प्रश्न उठता है, अगर उनके प्रति कहीं कोई बात आती है, तो अवश्य पहले उस चीज को उठाया जाएगा और उस चीज के बारे में पूछा जाएगा। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा, अगर देश की सुरक्षा कहीं न कहीं खतरे में पड़ती है, तो सर्वप्रथम हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हम ढकोसलेवादी देशभक्त नहीं है, हम वह राष्ट्रवादी नहीं है कि जो हम समृद्ध और खुशहाल भारत की परिकल्पना न करते हो, जहां पर बेरोजगार आत्महत्या करता हो, जहां पे किसान इस तरह से तड़पते हो। हम ऐसे राष्ट्रवाद की परिकल्पना नहीं करते हैं, हम ऐसे मजबूत राष्ट्रवाद की परिकल्पना करते हैं, हम ऐसे मजबूत भारत की परिकल्पना करते हैं जहां पे इन सब चीजों से समृद्ध व परिपूर्ण हो भारत। हम ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं, इसलिए हमने ये बात इसलिए विपक्ष ने ये बात पहले उठाई है और उसको उठाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी विषय है। अगर ऐसा हो रहा, अगर ये हमारा, बार बार मैंने कहा, अगर ये सरकार करा रही है तो निहायत कुकृत्य है, ये निहायत ही गंदा, इसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो देश की जनता तो इस्तीफा इनसे ले ही लेगी। लेकिन अगर कहीं कोई विदेशी ताकतें हैं तो यह सरकार की भी विफलता है, यह सरकार कहीं न कहीं फेलोर है। जरूरी बात है, तो सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए। और अगर विपक्ष का कोई है इसमें, इसको मानना चाहिए। और अगर विपक्ष का कोई व्यक्ति इसमें शामिल है, मैं तो बार बार कह रहा हूं, विपक्ष है तो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अगर विपक्ष होता तो अमित शाह का भी टेप जरूर कहीं न कहीं उनका भी फोन टेप होता। नहीं, अभी ये चीज सामने नहीं आई जी कि टेपिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी, अभी ये चीज सामने नहीं आई है। मैं एक बहुत जरूरी सवाल के साथ धर्मेंद्र जी के पास एक बार जाता हूं। देखिए धर्मेंद्र जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है, सत्ता पक्ष, और जब से नेहरू युग, राजीव गांधी का युग, इंदिरा गांधी का युग गया, तो सहकारी संघवाद की नीति जो आई देश में, वो उसके बाद देखिए आदान प्रदान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चलता ही रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन अब समझिए ये कितना जरूरी है कि अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो आप उसकी जांच कराइए। इस मालवेयर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको जीरो क्लिक कहा जाता है। जीरो क्लिक मतलब आपके फोन में अगर वो सॉफ्टवेयर है, ना कोई लिंक आएगी आपके पास, ना ही कोई टैब बटन आएगा, आपके फोन में आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन में ये काम कर रहा है, और पेगासस है या नहीं है आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो ये तो बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आपको सच में इसकी गंभीरता से जांच करानी चाहिए। क्या आप इसके लिए पूरे देश को प्राइम न्यूज के माध्यम से आश्वस्त करेंगे कि इसकी जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उनको सामने लाया जाएगा? देखिए, कल हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने कल प्रेस की थी और पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। सरकार की भी मनता को उन्होंने जाहिर किया और देशवासियों को भरोसा दिया कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। फिलहाल अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार निष्पक्ष तरीके से वो जांच कराने को तैयार है, जो उन्होंने कल कहा है। और जो उनका आरोप है, ये सब कुछ षड्यंत्र के साथ एक विपक्ष की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो संसद के पहले दिन को हंगामे की संसद भेंट चढ़ जाए, इसलिए संसद में उन्होंने हंगामा शुरू किया। ये देश के उन गरीब तबके से, शोषित वंचित वर्ग से जो प्रतिनिधित्व मिला है, प्रधानमंत्री जी उनका परिचय कराना चाहते थे संसद में। आपके पास मौके थे, आप उनको सुन लेते, आपके पास बहुत सारे मौके थे, आप इस प्रश्न को खड़ा कर सकते थे। लेकिन इनकी नीति सही नहीं है, इनकी नीयत नहीं सही है। या अगर देश के लिए इनके पास भरोसा, सुरक्षा की बात करते हैं, क्यों मांगते हैं गलवान पर ये प्रमाण मांगते हैं? पूरी की जब घटना सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो ये प्रमाण मांगते हैं, ये वैक्सीन के लिए प्रमाण मांगते हैं, ये जब चाइना का होता है तो ये प्रमाण मांगते हैं। हमारे जवान जो वीर सेनानियों ने, जो हमारी सेना ने जो चाइना से मुकाबला किया, उस पर भी ये प्रमाण, चाइना ने स्वतः ये बात बताई कि हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं, तब भी ये आरोप लगाते थे कि हमारी सेना पीछे, इसका मनोबल गिराते हैं। आप देश के शौर्य की बात करते हैं, ये किसका स्वाभिमान बढ़ाते हैं? तो भारत की जनता इनको जानती है कि या इनके पास अब सिर्फ कोरे झूठ पर
झूठ की बुनियाद पर बालू की रेत पर दीवार खड़ी। ये तो आपके पक्ष में जाएगा ना, अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर पूरा विपक्ष मिलकर झूठ बोल रहा है तो ये तो आपके बहुत ही ज्यादा पक्ष में जाएगा ना। चुनाव में भी आपको इसका फायदा होगा, जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। लोकहित में काम करने वाली यह सरकार है और गांव गरीब देश के दबे कुचले तो धर्मेंद्र जी देखिए ना, धर्मेंद्र जी सुनिए तो, धर्मेंद्र जी ये तो फिर आपके लिए सुनहरा मौका है ना कि अगर जानबूझकर झूठ बोला जा रहा है तो आप जांच करा दीजिए और आप दूध का दूध पानी कर दीजिए, और फिर 2022 में आप जाकर बोल दिएगा कि देखिए ये लोग इस तरह से झूठ बोलते हैं। आलोक जी, ये हमारे आदरणीय रविशंकर जी ने कल प्रेस की थी और स्पष्ट सारा कुछ कर दिया है कि ये किस तरह से किस बेसमय बेवक्त की शहनाई विपक्ष बजा रहा है और इस समय पर बहुत साजिश के तहत इस मुद्दे को लाया गया है। जब देश में एक नया वातावरण बन रहा है, अब आगे 2022 में चुनाव होने वाला है, उसके पास तो कुछ है नहीं। ठीक है धर्मेंद्र जी, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तार्किक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सभी ने अपना पक्ष रखा, यहां पर स्पष्ट किया है कि किस तरह की राजनीति अब देश में हो रही है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जानबूझकर मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाए, इसलिए यह पेगासस के मुद्दे को उछाला गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर जासूसी हो रही है तो यह पूरे देश के लिए चिंता की बात है और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पूरा देश भी जान पाए कि क्या ये सिर्फ साजिश है, क्या ये सिर्फ बात है, क्या ये सिर्फ अफवाह है या वास्तव में कोई विदेशी ताकत इस तरह के किसी भी हथकंडे को इस्तेमाल कर रही है। आप सभी लगातार इस तरह से इन मुद्दों को समझने के लिए और जानने के लिए जुड़े रही प्राइम न्यूज के साथ। हम आपको हर बात की तह तक की पूरी खबर दिखाने वाले हैं। नमस्कार।